अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन होने के बाद जो प्रॉब्लम हमें सबसे ज़्यादा फेस की जाती है ना, वो है कि किस सेक्टर की किस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। क्योंकि जो भी न्यू भी स्टॉक मार्केट में आता है उसे बहुत सारे सेक्टर और बहुत सारी कंपनीज को देखने को मिलता है और उसको ये समझ ही नहीं आती कि उसने कौन से सेक्टर की कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है। तो इस वीडियो में मैं इन सारी मुश्किलों का हल ले आया हूँ कि अगर किसी के पास 1 लाख 2 लाख या मैक्सिमम 10 लाख या 20 लाख जितने भी पैसे हैं वो उन पैसों को किस तरह मैक्सिमम अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करवा सकता है। अच्छा, आप हमको जो स्टॉक मार्केट में जो दो किस्म के माइंडसेट मिलते हैं, एक वो माइंडसेट होता है जो स्लो इनकम जनरेटर होता है और एक फास्ट इनकम जनरेटर होता है। स्लो इनकम जनरेटर जो होता है वो न्यू बी मैक्सिमम्स होते हैं कि वो उनकी सोच तो ये होती है कि उन्होंने फास्ट मनी जनरेट करनी है, लेकिन जो उनके एक्शन होते हैं ना वो फास्ट मनी वाले नहीं होते। वो हमेशा उन कंपनीज को चूज़ करते हैं जो हाईलाइट होती हैं, जिन पे न्यूज़ेस लग रही होती हैं, जिन पे ब्रोकर्स उन्हें फोकस कर रहा होता है, क्योंकि उसमें ब्रोकर ने कमीशन जनरेट करना होता है। तो वो हमेशा उन्हें उन कंपनीज में लेके जाएगा, या उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता कि जो कंपनीज में न्यूज़ लग रही होती है या जो अपर लॉक जा रही होती है उसमें सिर्फ सट्टा चल रहा होता है। और जो कंपनी बिल्कुल साइड लाइन हुई होती है और फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होती है, वो ही असल में कंपनी होती है जिसमें उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ उनको आफ्टर एक्सपीरियंस आती है। कई लोगों को तो सालों साल के एक्सपीरियंस होने के बाद भी ये चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि वो सोचना ही नहीं चाहते, वो अपनी सोच को बदलना ही नहीं चाहते। तो मैं ये वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि आप लोग जो न्यू भी आ रहे हैं या जो पुराने लोग हैं जो जिनके अकाउंट आज भी लॉसेस में, वो कैसे प्रॉफिट में आ सकते हैं। तो मेरा जो काम करने का तरीका है या जो मेरी सजेशंस होती हैं लोगों को या मेरी टीम को, वो होती हैं डिविडेंड बेस, कि आपने डिविडेंड बेस काम करना है। देखें, जो कंपनी ग्राउंड पे फंडामेंटली स्ट्रांग होगी वो टेक्निकल्स पर खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगी। वो जो टेक्निकल्स पे स्ट्रांग हो जाएगी, फंडामेंटली भी स्ट्रांग हो जाएगी, तो वो अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के साथ ज़रूर बांटेगी। उसी को हम कहते हैं कि ये असल इन्वेस्टमेंट है जो की जानी चाहिए। क्योंकि जब प्रॉफिट शेयर होता है तो कंपनी भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती है और इन्वेस्टर भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है फॉर मोटिवेशन कि यार अब मैंने इस कंपनी में और इन्वेस्ट करना है। तो इस सिलसिले में मैंने कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है। इसमें डिफेंसिव सेक्टर भी आएंगे, अग्रेसिव सेक्टर भी आएंगे, दोनों किस्म के हमें सेक्टर मिल जाएंगे। जो डिफेंसिव सेक्टर वो होते हैं कि जिनको आप सिर्फ इन्वेस्ट करके बैठ जाएं, अपने अदर काम्स में बिजी हो जाएं, तो आपको ये कंपनीज हर 3 महीने बाद या हर 6 महीने बाद या हर 9 महीने बाद या हर साल बाद आपके साथ अपना प्रॉफिट शेयर करती हैं। कोई कंपनीज क्वार्टरली शेयर करती हैं, कोई कंपनीज हाफ ईयरली शेयर करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ईयरली बेसिस पे शेयर करती हैं, वो ये पूरे साल का डिविडेंड इकट्ठा ही दे देती हैं। तो अब जिन जिन सेक्टर को मैंने आइडेंटिफाई किया है और उनमें से जिन जिन कंपनीज को आइडेंटिफाई किया, इन कंपनीज का और इन सेक्टर पे सबसे पहले आपने सेक्टर चूज करना है, वो मैंने चूज करके दे दिया। फिर उस सेक्टर की जो जितनी भी 2 3 6 जितनी भी उस सेक्टर की बेहतरीन कंपनीज हैं जो फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकल्स पर भी स्ट्रॉन्ग है, वो मैंने चूज कर ली। अब हर शख्स ने उस सेक्टर की उस कंपनीज में से जो मैंने 2 3 बताई हैं उनमें से एक चूज करनी है। वो 2 भी चूज कर सकता है, वो एक भी चूज कर सकता है, ये उसकी मर्जी है। मैंने आपके सामने उस सेक्टर की जो बेहतरीन कंपनीज हैं वो इस वीडियोज में शामिल कर दी हैं। तो सबसे पहले मैंने जो सेक्टर चूज किया है वो है हमारे पास फर्टिलाइजर सेक्टर। अब फर्टिलाइजर सेक्टर पे हमारे पास जो है ना वो 3 कंपनीज आती हैं। एक कंपनी आती है फौजी फर्टिलाइजर, एक आती है इफट जो कि एंग्रो ग्रुप की, और एक आती है फातिमा। ये तीनों कंपनीज को जो शेयर प्राइस हैं उनको भी मैंने आइडेंटिफाई चार्ट्स में कर दिया है कि एक कंपनी की प्राइस चल रही है अराउंड 450, ये एफएफसी की। इफट की चल रही है 200 समथिंग, और फातिमा की चल रही है, हमारे पास जो फातिमा की प्राइस चल रही है वो चल रही है 130 के अराउंड। तो हर किसी ने अपने प्राइस ब्रैकेट के लिहाज से ना इन्वेस्ट करना है। तो मेरी जो सबसे बेहतरीन चॉइस होगी वो होगी एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर, सेकंड मेरी चॉइस होगी इफट, और तीसरी होगी फातिमा। अच्छा, जो बड़े फंड हैं, मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल का फंड है 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, वो इन तीनों में भी इकट्ठा इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जो छोटे फंड हैं जो न्यू आ रहे हैं, ये तीनों बेहतरीन कंपनीज हैं, तीनों डिविडेंड भी देती हैं। इसमें एफएफसी और इफट ऐसी कंपनी है जो क्वार्टरली डिविडेंड देती हैं, फातिमा जो है वो हाफ ईयरली डिविडेंड देती है। तो आप इन तीनों में से कोई सी एक कंपनी चूज़ कर सकते हैं। जिसका छोटा फंड है, 10 लाख वाले फंड के लिए है कि वो इनमें से एक कंपनी चूज़ करे, 20 लाख वाले फंड के लिए वो इनमें से 2 कंपनी चूज़ कर ले। तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर को मैं इस तरह एक्सप्लेन कर दिए। इन तीनों में से आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे आप कभी परेशान नहीं होंगे।
अब जो दूसरा सेक्टर है हमारे पास वो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। इनमें से दो कंपनीज ऐसी हैं कि जो आपको डिविडेंड बेस भी किंग नज़र आएंगी और दो कंपनीज ऐसी हैं जो आपको कैपिटल गेन के लिहाज से बहुत अच्छी नज़र आएंगी। मैंने चारों कंपनीज को एक स्लाइड में फिट किया है। उनमें से अगर जो मैं दो कंपनीज डिविडेंड के लिहाज से कह रहा हूँ वो है मारी पेट्रोलियम और पाकिस्तान ऑयल फील्ड। ये दोनों कंपनीज मारी MARI वाली और पाकिस्तान ऑयल फील्ड POL वाली, ये दोनों कंपनीज आपको डिविडेंड के लिहाज से भी बेहतरीन नज़र आएंगी। और अब माड़ी ने तो अपना ईयरली डिविडेंड कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान ऑयल फील्ड हाफ ईयरली डिविडेंड देगा आपको, जबकि पाकिस्तान पेट्रोलियम और ऑयल एंड गैस डिविडेंड कम देते हैं क्योंकि अपने सर्कुलर डेट के मसले की वजह से, लेकिन हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को ज़रूर देते हैं। तो ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में ये चार बेस्ट कंपनीज होंगी। ये आप अपनी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें से आप किसी में भी इन्वेस्ट करें। दो माड़ी और ऑयल फील्ड बहुत महंगे हैं, तकरीबन 600 रुपये से ऊपर के शेयर हैं। जो हमारे पास PPL और OGDC आ सकते हैं वो 200 और 250 के अराउंड के शेयर्स हैं। तो आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट करेंगे, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। अब जो हमारे पास जो तीसरा सेक्टर आएगा वो भी डिविडेंड बेस है और वो कैपिटल गेन बेस भी है, और वो सेक्टर है ऑटो सेक्टर। अब ऑटो सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हमारे पास आ जाती हैं, जैसे गाल है, GHNI है और भी बहुत सारी, हीनो पार्क है। लेकिन मैंने जो बेस्ट कंपनीज हैं उनको इसमें वीडियो में शामिल कर दिया है कि आपको इन कंपनीज की तरफ से डिविडेंड भी रिसीव होता रहेगा और कैपिटल गेन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरी जो इसमें बेहतरीन कंपनी है वो है BWHL। ये BWHL जो है बलूचिस्तान व्हील, ये क्या बिजनेस करता है कि ये जितनी भी कंपनीज जो असेंबल हो रही होती हैं उनके स्पेयर पार्ट्स रेडी करता है या अरेंज करवा के देता है इनको। खास तौर पे मिलर ट्रैक्टर को, साजगर इंजीनियर को, जितने भी ये पार्ट्स, टायर वगैरह, छोटी मोटी जितनी भी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये सब के सब बलूचिस्तान व्हील तैयार करके देता है। और आपको ये हाफ ईयरली, पहले ये क्वार्टरली डिविडेंड देता था, लेकिन अब हाफ ईयरली और ईयरली आपको डिविडेंड देगा। और मिलर ट्रैक्टर जो है वो भी हाफ ईयरली और ईयरली डिविडेंड दे रहा है। और आपको पता है कि ट्रैक्टर बनाने की सिर्फ दो ही कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं, एक अलगाजी कर रहा है जो कि टोटली लॉस में जा रहा है, और एक मिलर ट्रैक्टर है जो किसी ना किसी सूरत में प्रॉफिट में आपको ज़रूर नज़र आता है। अटलस होंडा ये बाइक्स बनाने वाली कंपनी है, एच कार वाली गाड़ी बनाने वाली कंपनी नहीं है। इनमें सबसे ज़्यादा सवारी जो यूज़ होती है वो अटलस होंडा वालों की होती है, इसलिए हम देख रहे हैं दिन ब दिन इनकी सेल जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इस कंपनी की जो सबसे खास बात यह है कि इसका जो हाफ ईयर क्लोज होता है वो होता है सितंबर की क्लोजिंग पे, और जो ईयर क्लोज होता है वो मार्च की क्लोजिंग पे। बाकी सब कंपनीज को आपको जो ईयर एंड होगा वो जून में होगा और दिसंबर में होगा। ये वाहिद कंपनी है जिसका, और शुगर सेक्टर एक ऐसा है, और ये वाली वाहिद कंपनी है जिसका जो ईयर एंड हो रहा है वो सितंबर की क्लोजिंग, हाफ ईयर हो रहा है वो सितंबर की क्लोजिंग पे हो रहा है, और जो ईयर एंड हो रहा है वो मार्च की क्लोजिंग पे हो रहा है। और ये डिविडेंड बेस, और साजगार को से तो सभी वाकिफ़ है कि आपको ये डिविडेंड भी दे रहा है और कैपिटल गेन में तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इसमें अब जो मेरा चौथा सेक्टर जो होगा वो होगा पावर सेक्टर। अब पावर सेक्टर में हमारे पास जब से ये पावर परचेजिंग वाले जो एग्रीमेंट्स थे ये ख़त्म हुए हैं, तब से पावर सेक्टर बिल्कुल डेड हो चुका है, ज़मीन बोझ हो चुका है। लेकिन अभी भी इस सेक्टर में हमारे पास दो कंपनीज ऐसी हैं कि जो नुमायाँ हैं और जो अभी प्रॉफिट में नज़र आ रही हैं। उसमें एक हब पावर है और एक एंग्रो पावर जनरेशन है। एंग्रो पावर जन जो कादरपुर है, ये शेयर भी तकरीबन डेड होने ही वाला है, बस इसके आखिरी चांसेस हैं। इस वजह से मैं सिर्फ हबको को कंपनी को इस वजह से इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, ये करूँगा कि उसके पीछे अदर न्यूज़ बहुत सारी हैं हमारे पास। जैसे लाइक हमारे पास हबको में थरकोल के पावर प्लांट्स की न्यूज़ है कि वहाँ पे वो और दो पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं $51 मिलियन से, और BYD की सबसे बड़ी न्यूज़ है। फिर माइनिंग की न्यूज़ है। तो हब पावर जो है वो अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से डिवर्सिफाई करता जा रहा है, जिससे हमें ये यकीन है कि हब पावर कभी लॉस में नहीं आएगा, प्रॉफिट में ही जाएगा, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे फैसले कर रही है। अब हमारे पास जो अगला सेक्टर आता है वो है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, और इसमें जो सबसे नुमाया कंपनी है वो एक ही है, मतलब कि पूरे पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली हर चीज़ की ज़िम्मेदारी इसी कंपनी के ऊपर है। इसके अलावा कोई कंपनी ही नहीं है पाकिस्तान में। तो आप ये समझ लें कि पूरे ग्राउंड में एक ही खिलाड़ी है, खेलने वाला, फील्डिंग करने वाला, बैटिंग करने वाला, बॉलिंग करने वाला, तो उसको हराएगा कौन? तो इस वजह से ये कंपनी इन सब कंपनीज पर भारी हो जाती है, और वो है कंपनी PNSC, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। कोई मुकाबला नहीं है मार्केट में इसका, कोई प्राइवेट कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, तो गवर्नमेंट तो इसको हर तरीके से फैसिलिटेट करती है। और ये बोनस शेयर भी देने लग गई, क्योंकि इसका फ्री फ्लोट मार्केट में बहुत कम है। अराउंड मेरे ख्याल से 9% से लेकर 15% के अराउंड इसका फ्री फ्लोट अभी चल रहा है, जबकि इसने 2 दफ़ा पीछे बोनस शेयर दे दिए हैं। लास्ट टाइम 50% के बोनस शेयर दिए हैं। तो ट्रांसपोर्ट में इस कंपनी को, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को, अपने पोर्टफोलियो में हर न्यूबी ने लाजमी रखना है। एक्सपीरियंस वाला तो रखता ही रखता है, जो न्यूबी आ रहे हैं उन्होंने ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इस कंपनी को लाजमी रखना है।
अब जो अगला हमारे पास सेक्टर आ जाता है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ अभी आपको सिर्फ एक कंपनी बताऊंगा जिसमें पोटेंशियल भी बाकी है और डिविडेंड भी आता है और कैपिटल गेन के भी चांसेस हैं, और ये अंडर 100 शेयर मिल जाता है आपको। बाकी सब शेयर आपको 400 के, 800 के, 1200 के मिलेंगे। ये शेयर आपको अंडर 100 मिलेगा। अच्छी कंपनी भी हो और अंडर 100 भी हो तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और डिविडेंड की भी आपको हो, और लेकिन डिविडेंड आपको इसमें ईयरली बेसिस पे मिलेगा। तो ये हमारे पास कंपनी आ जाती है सिटी फार्मा। बेसिकली इनका काम था, पहले जो सर्विस प्रोवाइड करते थे, दवाइयों की जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं ना वो प्रोवाइड करते थे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रही है बल्कि अब डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ भी जा रही है। तो ये दोनों काम ये नए करने जा रहे हैं सिटी फार्मा वाले। इसके अलावा इनके और बहुत सारे सेक्टर्स में अदर इन्वेस्टमेंट्स भी हैं जहाँ से इनको प्रॉफिट आता है और ये वो डिविडेंड को अरेंज करते हैं। तो इस वीडियो के इस पार्ट में मैंने तकरीबन 6 सेक्टर्स की बेहतरीन जितनी कंपनीज थी वो आपको बता दी हैं। अब इसी वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा जिसमें मैं अदर सेक्टर की बेहतरीन कंपनीज बताऊंगा, क्योंकि इस तरह वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी कि अगर मैं सारे सेक्टर्स को एक ही वीडियो में डील करूंगा। तो हम 2 पार्ट्स में इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। पहले वीडियो में जो 6 सेक्टर आएंगे हमारे पास और उसकी जो बेस्ट कंपनीज है उनमें से आप उन 2 चूज़ करें, 1 चूज़ करें, वो आप पे है। ये सबसे बेहतरीन कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट की जो सेक्टर वाइज मैंने आपके साथ डिफाइन करती हैं। तो अब आपके साथ मैं पैटर्न शेयर कर देता हूं कि ये जो मैंने 6 सेक्टर की बेस्ट कंपनीज बताई हैं, अब इनमें से हम एक एक कंपनी हर सेक्टर में से चूज़ करेंगे। किसी को एफएफसी अच्छा लगता है तो एफएफसी चूज़ कर ले उस सेक्टर का। किसी को ऑयल एंड गैस में पोल अच्छा लगता है, माड़ी लगता है, पीपीएल लगता है, जो भी अच्छा लगता है वो उस सेक्टर की एक कंपनी चूज़ कर लेगा। ऑटो में किसी को मिलर ट्रैक्टर अच्छा लगता है, किसी को साजगार इंजीनियरिंग अच्छा लगता है, वो उसको चूज़ कर लेगा। तो हर सेक्टर की एक कंपनीज आपने चूज़ कर लेनी है। तो यानी कि 6 सेक्टर मैंने डिस्कस किए आपके साथ, उन 6 सेक्टर की 6 कंपनीज आपने ढूंढ ली। अब उन 6 कंपनीज के लिए आपने हर कंपनी के लिए 1.5 लाख रख लेने हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपया हर कंपनी को आपने डिवाइडेशन कर देनी है। टोटल इसको हम अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 9 लाख रुपए बनते हैं, और 1 लाख रुपया पीछे बच जाता है। वो बचेगा आपका ओवरऑल बैकअप, मतलब कि आपके 10 लाख का जो बैकअप है वो 1 लाख है, और जो पीछे आपने रिजर्व में रख लिया जिसको आपने यूज़ नहीं करना। अभी हमने जो हर सेक्टर की हर कंपनी को जो पैसे डिवाइडेशन किया वो किया 1.5 लाख रुपए। अब उस 1.5 लाख को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करना है आपने। उसमें से 75,000 आपने पहली सपोर्ट पे पैसा इन्वेस्ट कर देना है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप एफएफसी को चूज़ करते हैं और एफएफसी में आपको रेट नज़र आता है कि जी अभी 440 का रेट चल रहा है, तो आपने ये नहीं करना कि वो 1.5 लाख जो उसके लिए आपने एलोकेट किया वो इकट्ठा ही इन्वेस्ट कर देना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने उसके जो 2 पार्ट्स बनाए होंगे उसमें से जो 75,000 होगा वो आप उसी वक्त इन्वेस्ट करेंगे और 75,000 बैकअप के तौर पर रखेंगे। अगर शेयर 440 से ऊपर चला जाता है तो वो आपका प्रॉफिट है, तो आपको वो 75,000 पे जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उस पर आप प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। और अगर नीचे आ जाता है, क्योंकि ये तो किसी को भी नहीं पता कि इसने ऊपर जाना है कि नीचे, और अगर वो कुछ नीचे आता है तो आप वो जो 75,000 बैकअप पे रखा हुआ है उसमें से पैसे को 25% करके 30% करके डिवाइडेशन करके उसको एवरेज आउट करते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने इल्म को कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।